Previously in Vishwa Yuva Kendra. भारत का जो संकट है वो अजीब संकट है। जिनको परिवर्तन चाहिए उनमें परिवर्तन के लिए संगठित होने और आवाज उठाने की क्षमता नहीं है, और जो संगठित है और आवाज जिनकी बहुत ज्यादा है उनके अंदर परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। इस अंतर विरोध को कौन तोड़ेगा? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तोड़ेगा। गवर्नमेंट की जो रिसोर्स पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है और उनके पास पैसा पर्याप्त नहीं रहेगा कि वो सारी चीजें कर सके, तो उनको बजट तुरंत अभी रिफॉर्मुलेट करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में बजट रिफॉर्मुलेट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू स्टेप इन एंड ड्राइव द चेंज। जेंडर इक्वालिटी के बिना समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये कहीं कोई भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक महिलाएं बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगी तब तक हम इसी तरह के तमाम तर्क दे दे के अपनी व्यवस्था को समझाते रहेंगे और हमारी व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। In this webinar, our eminent speakers will speak about the role of CSOs in environmental consciousness, changing dynamics of education, and promoting availability and accessibility of healthcare services. जो स्वैच्छिक संगठन है, सामुदायिक संगठन है और जो एक वॉलंटरिज्म है, वॉलंटरिज्म का रोल क्या हो सकता है प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में? आज धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज यूं तो इस मॉडर्न साइंस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ने पैदा किया है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन ने हमें नेचर का एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन एंड एनक्रोचमेंट पढ़ाया है। हमारी जो इंजीनियरिंग और तकनीक है वो मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स हमें पढ़ाती है, और जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमें कंट्रोल करना सिखाती है, एनक्रोच करना सिखाती है। और जो हमारी साइंस है वो जब शुभ के लिए, सबके भले के लिए काम करती है तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन जब वो प्रॉफिट कंपटीशन के नेटवर्क में फंस जाती है साइंस, तो कमर्शियल बन जाती है और फिर कुछ लोगों के भले के लिए ही काम करने लगती है। तो आज हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को कमर्शियल पर्पज से अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट नेटवर्क में फंसा लिया है, इसलिए नेचर के साथ रेस्पेक्ट करना हम भूल गए हैं। लेकिन कोविड-19 ने एक बार फिर से नेचर को, अपने गांव को समझना और गांव की तरफ वापस लोगों को मोड़ने का काम किया। वैसे तो कोविड-19 ने बहुत सिखाया, डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूरी सिखा दी कि ये जो डेवलपमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉलेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉइस्चर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्रीनरी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम ऑन प्लेस, और उसके कारण डिस्ट्रक्शन है, और फाइनली ड्राउट और फ्लड बढ़ाने का डिजास्टर है। दोस्तों, आज भारत के लाखों गांव हैं जिनके पास पीने लायक पानी नहीं है। उनके लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज सब डिफरेंट हो गए। ऐसी परिस्थिति में भारत के गांव खाली होकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस ग्लोबल है। ये केवल भारत की क्राइसिस नहीं है, भारत तो फिर भी बेटर कंडीशन में है। आप अफ्रीका और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्री में जाएंगे तो वहां से लोग जो माइग्रेट होकर यूरोप की तरफ जाते हैं, अमेरिका ने तो उनका जाना बंद कर लिया, अमेरिका अलाउ ही नहीं कर रहा उनको जाने के लिए।
लेकिन यूरोप के जिन भी देशों में जाते हैं तो यूरोपियन उनको क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं। अफ्रीकन को, सेंट्रल वेस्टर्न एशियन लोगों को, जो भी अफ्रीका से जाते हैं या सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्री से लोग जाते हैं, उनको यूरोपियन कंट्रीज क्लाइमेट रिफ्यूजी कहती हैं। तो दोस्तों ये एक अलग तरह का टेंशन है। इस टेंशन को यदि हम ठीक करना चाहते हैं तो भारत को अब एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये जो अवेयरनेस ऑफ वाटर है ये हमें वाटर एथिक, वाटर जस्टिस और वाटर के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप को एक तरह से पीस का एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में मदद करेगा। और ये जो वाटर लिटरेसी है वो भारत के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, स्किल डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर वो काम करेगा। इसलिए इंडिया को इस ग्लोबल मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोकल, ट्रेडिशनल और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम हमें सिखाता है कि कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट इज द सॉल्यूशन। इस वक्त भारत को यदि पानीदार बनना है तो लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न। सबसे ज्यादा पानी हम खेती में खर्च करते हैं, क्योंकि आज भारत के किसानों को क्लाइमेट चेंज के कारण रेन पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसका अंदाज नहीं है। इसलिए इस वक्त ये रोल है कि हम कैसे क्रॉप पैटर्न का रेन पैटर्न के साथ लिंक करें, इरोजन और सिल्टिंग को रोकें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें और एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। और ये सारा काम रिच टू वैली अप्रोच पे करना होगा। ये 4 काम सॉल्यूशन हैं। इन चारों कामों में CSOs को लगना चाहिए, तो हम अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, धरती का बुखार उतार सकते हैं और मौसम का मिजाज ठीक कर सकते हैं। कि जिन सरकारी स्कूलों की साख 1960 के आसपास सर्वोच्च शिखर पर थी, सारे देश में ये स्थिति थी, और सरकारी स्कूल के अध्यापक को समाज जितना सम्मान देता था, कई बार मैं सोचता हूं क्या ये दोबारा कभी संभव होगा वहां तक जाना? क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उस समय के लोग महात्मा गांधी के आंदोलन के से परिचित लोग थे, और महात्मा गांधी के मूल्यों की बात हर तरफ, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह सुनाई देती थी। बहुत कुछ बदला है, और इस बदलाव हमारे सामने जो आप CSO के से जिसे संबोधित कर रहे हैं, संस्थाओं को, व्यक्तियों को, उनके सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है वो यही है कि शिक्षा की कुछ मूलभूत बातों को याद किया जाए। जैसे आपने जो बात कही उसमें विवेकानंद जी ने बार बार कहा, 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। पूर्णता है मनुष्य को, कहीं से कहीं ले जा सकते हैं आप किसी भी व्यक्ति को, कहीं पर भी। दूसरा उन्होंने कहा कि उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जिसका उपयोग न हो, और उपयोग कैसा हो? हमारी परंपरा में तो सर्वभूत हिते रत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसके सबके सुख के लिए कैसे उपयोग हो, ये जो स्थिति वो हम भूल गए। और अगर हमने उसको बनाए रखा होता, अगर गांधी जी की उस बात को कि हमें हाथ से काम करना सीखना है, हमें व्यक्ति को सम्मान देना है, गांधी जी का वो प्रकरण है जिसमें जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट पढ़कर उन्होंने अपना अच्छा खासा सामान्य, बहुत आराम से जिया जाने वाला जीवन छोड़कर एक आश्रम की स्थापना की। वहां उन्होंने शिक्षा के प्रयोग भी किए और भी बहुत सी चीजें की। उस समय उन्होंने जो रस्किन किताब पढ़ी थी, उन्होंने कहा था हर व्यक्ति को अपनी जीविका उपार्जन का नैसर्गिक अधिकार है। काम चाहे वकील का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे किसान का हो, चाहे कारीगर का हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबका उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि समाज में शिक्षा के द्वारा मूल्यों की स्थापना की जाए। समाज में जो हमारे कर्तव्य हैं,
जो ऋषि ऋण, दैव ऋण, पितृ ऋण की बात की जा सकती थी, आज शिक्षा में, स्कूलों में कोई उसका नाम नहीं लेता। अगर उस पर चर्चा हो और वो समझ हम बच्चों को संवेदनशील वर्षों में दे दें कि ऋषि ऋण, दैव ऋण, पितृ ऋण का क्या अर्थ है। दैव ऋण में हम मनुष्य की जिम्मेदारी होती है कि प्रकृति के जितने भी संसाधन है उनका उपयोग वह सोच समझ कर करे, जिसको गांधी जी ने कहा था, नेचर है सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीबॉडी बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीबॉडी। इस एक वाक्य की शिक्षा को व्यवहारिक में देने से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन हमने किया नहीं। हमने अपनी शिक्षा में केवल एक ही ध्यान रखा कि हम नौकरी कैसे पाएंगे। हमने अपनी मातृभाषा छोड़ दी, हमने संस्कारों से संबंध तोड़ लिए और हम उसमें आगे बढ़ते रहे। ये समस्या यहीं पर पैदा होती है। हमें शिक्षा में दो चीजों का ध्यान रखना, हमें तंत्र चाहिए, हर एक जगह तंत्र की बात सभी समझते हैं, व्यवस्था कैसी है, कैसे चलनी चाहिए, लेकिन उसका जो तत्व है में मानवीय मूल्य आते हैं, एक दूसरे के लिए भावनाएं आती हैं, लर्निंग टू लिव टुगेदर की बात आती है, आजकल के समय लर्निंग टू लर्न की बात आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये बात बहुत पहले से कही गई कि यावत जीवित अध्येते, जब तक आप जीवित हैं तब तक समझदार व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। हमने इसको भी बुला दिया शिक्षा से। हमने भारतीय ज्ञान अर्जन परंपरा के जितने मूल तत्व थे वे हमने बच्चों की शिक्षा से हटाकर उसे परीक्षा केंद्रित कर दिया, व्यक्तित्व निर्माण केंद्रित नहीं रखा, और उसका परिणाम हमारे सामने। सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं हर जगह लोगों में कर्तव्य बोध के उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं, उनके लोग आइकॉन बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त शिक्षा सलाहकार और संयुक्त सचिव था 5 वर्ष, तो मैंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के स्वयंसेवी संस्थाओं को देखा और मैंने देखा कि वहां ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। आज देश में शिक्षा में भी ऐसे लोग हैं जो व्यापार की दृष्टि से आए हैं, और उस पर कहीं ना कहीं कुछ अनुशासन, कुछ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और ये सरकारी संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं। ये नई शिक्षा में जो नई व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे भी स्पष्ट होता है नहीं कर पा रहे। इसलिए कुल मिलाकर ये समाज का ही काम है, समाज को अपना काम करना ही पड़ेगा। शिक्षा के द्वारा ही आप हर व्यक्ति को भाईचारे की बात बता सकते हैं, सब पंथों का, धर्मों का सम्मान करना सिखा सकते हैं, और प्रगति के लिए आगे बढ़ने के लिए तो जब तक हम ये नहीं सीखेंगे साथ साथ कैसे काम होगा, तो हम शिक्षित हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ज्ञानवान हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक तीनों चाहिए, और इसके लिए डिग्रियां आवश्यक नहीं है। मनुष्य का मनुष्य से संवाद स्थापित करना आवश्यक है। ये संस्थाएं ये संवाद स्थापित कर सकती हैं, बहुत कुछ ले सकती हैं, बहुत कुछ उसमें बढ़ा सकती हैं। धन्यवाद। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सीबीओ का रोल क्या है। उससे पहले मैं गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली और बहुत बड़ा तंत्र है। हम सीबीओ उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन सहयोग करके उनकी कंप्लीमेंट्री बन सकती हैं, उनके सहभागी बन सकते हैं। तो बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें सीबीओ ने, जिनको हम सामाजिक संस्थाएं कह रहे हैं, वो उन्होंने योगदान दिया है। हिंदुस्तान में 3-4 मिनिस्ट्री हैं जो इस पे काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके बाद दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें 5 अलग अलग सिस्टम को जोड़ के बनाया हुआ है, जिसमें ए आयुर्वेदिक है, आई योगा है, यू यूनानी है, ये एस सीधा है, एच होम्योपैथी है। तो ये 5 सिस्टम का एक गवर्नमेंट मंत्रालय है जिसमें सब तरीके के सिस्टम को एक मान्यता भी मिली है और उनको प्रमोशन के लिए भी मौका मिला है। और आज इस बीमारी में जब हम इसकी बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना में इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें यूनानी आयुर्वेदिक से लेके, यूनानी से लेके, सिद्धा से लेके होम्योपैथिक डॉक्टरों ने
अपना अपना रोल अदा किया है। और खास करके जहाँ पे रोकथाम की बात आई है उसमें मुझे लगता है कि सब लोगों ने रोकथाम के लिए काम किया है, इन मंत्रालयों ने भी। और हम सब ने हमें कोरोना ना हो जाए इसके लिए हम सब ने सावधानियां बरती हैं। और मुझे लगता है हम सारे काढ़ा भी पी रहे हैं और होम्योपैथी की कुछ दवाइयां हैं जो लोग ले रहे हैं। उसमें हमने भी अपनी संस्था की तरफ से करीब 50,000 लोगों को वो होम्योपैथिक इम्यूनो बूस्टर दवाई दी है। तो सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सोसाइटी में हर जगह हर उस पे अपना योगदान दिया है। अगर ये कोरोना ना फैलता तो शायद हम हिंदुस्तानी कई जगह पे मार भी खा जाते या सोए रहते। अभी हमारे आदरणीय पैनलिस्ट ने जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे हैं उन्होंने कहा कोरोना हमारे लिए बहुत सारी अच्छाइयां लेके आई है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। तो कोरोना में हम सब सिविल सोसाइटी ने राशन से लेके सैनिटाइजेशन से लेके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, हेल्थ केयर में बहुत मदद करी है। ये सारा का सारा सिविल सोसाइटी के लोगों ने कंधे से कंधा मिला के अपने भारत को बचाने की कोशिश करी है। और बहुत सारे सिविल सोसाइटी ने तो कम्युनिटी में जाके जहां ये बीमारी फैली थी वहां बहुत सारे वॉलंटियर ने अपना समय दिया, अपनी जान को जोखिम में रखते हुए उन लोगों के लिए सेवा करी है। और जैसे आप सबको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग थे उनको हमने सेवा के रूप में सबसे पहले फ्रंट वॉरियर के रूप में वो किया है। और बहुत सारे ऐसे हमारे डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन दान भी दे दिया है लोगों को बचाने के लिए। हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी नर्सेस हैं, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये सारे के सारे हमारे देश के अंदर के रखवाले हैं। तो सिविल सोसाइटी ने हर जगह अपना मदद करी है। मैं कुछ गवर्नमेंट एजेंसी और सिविल सोसाइटी की साथ साथ में बात करता हूँ। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 10 मुख्य बीमारियां हैं, उसमें सबसे बड़ा है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज में कोरोना एक आया है। अभी हम कोरोना को भूल चुके थे, कम्युनिकेबल डिजीज को भूल चुके थे, लेकिन कोरोना की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज को एक बार फिर हिंदुस्तान में जागरूकता फैली है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में करीब 20 डिजीज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को फैलते हैं और बड़ी तेजी से फैलते हैं। और कोरोना ने पूरी दुनिया को पढ़ा दिया कि ये एक ऐसी तेजी से फैलने वाली बीमारी है जिसमें से मौत बहुत जल्दी हो रही थी। लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नहीं, हम अपने आप तो बचे और दुनिया को बचाने की भी कोशिश करेंगे। तो उसमें हिंदुस्तान की जो दवाइयां हैं करीब 140 देशों में ये इंपोर्ट हुई। और उन देशों में जहां पे ये इस तरीके के मलेरिया की एक दवाई है जिसका नाम क्लोरोक्विन है, अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा जैसे देशों में, क्योंकि मलेरिया तो होता नहीं वहां, इसलिए दवाई भी नहीं बनती थी। और हिंदुस्तान में मलेरिया को रोकने के लिए ये दवाई बनती थी, इसलिए हिंदुस्तान को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मलेरिया की दवाई 145 देशों को दी गई। तो हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा अपना एक अपॉर्चुनिटी को इस बीमारी से लड़ने के साथ साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को भी बढ़ाने का मौका मिला है। परम आदरणीय राजपूत सर का और अपने राजेंद्र सिंह सर का और भरत भूषण सर का, दो व्यक्तित्व तो हमारे सामने बिल्कुल ऐसे हैं जो जिस चीज को लोगों को पढ़ाते हैं वही अपने जहन में, अपने जमीन में, अपने जिंदगी में उतारते हैं। ये सीधा साधा एक जीता जागता उदाहरण है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को, राजपूत सर को चूंकि काफी हमने करीब से देखा है, मैं ऐसे व्यक्तित्व को जब हमारे यहाँ विश्व केंद्र पे भी आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं तो वो चीजें सोचने पे मजबूर करती हैं। ये बातें ऐसा नहीं होता कि उसको हम याद रखें। तो मैं अपना समय निकालने के लिए सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। सर इतने बिजी हैं और इस समय भी जब हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, आपने हमारे विश्व केंद्र के लिए थोड़ा समय निकाला। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और विश्व केंद्र स्टाफ की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि सर आप हमेशा ऐसे ही हमें सहयोग देते रहेंगे, हमारे लिए समय निकालते रहेंगे। धन्यवाद सर। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इतने समय से कल लोग बने हुए हैं
और जिन्होंने इतनी तन्मयता से अपने क्वेश्चंस हमारे सामने रखे और अपनी बातों को हमारे सामने क्वेश्चंस के रूप में पुट किया। मैं सभी लोगों को एक बार इस विश्व युवा केंद्र से उनके अपनापन के लिए धन्यवाद देता हूँ। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.